हाँ, तो क्लास 10th के जो हिंदी है, देखो हिंदी इंग्लिश, अब इसके बाद में इंग्लिश आने वाली है, हिंदी इंग्लिश पर अपन को थोड़ी मेहनत करनी है। मैथ्स तो अपनी चल रही है, मैथ्स के 1-2 क्लास आपको आजकल में डेली मिलेगी, बस कुछ तबीयत की इशू था, बाकी अब आपको रोजाना क्लास मिलने वाली है। हिंदी की मैं अगर बात करूं तो हिंदी के अंदर 7 से 12, 7 to 12 एक साथ चैप्टर गद्य खंड जो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। इनमें क्या है कि इनको अगर पढ़ जाते हो तो लगभग चीजें बस इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी, या तो ये हूबहू ऐसे कैसे आपको मिल जाएंगे, या फिर इनके आसपास थोड़ा बहुत घुमाएगा, मतलब बाकी क्वेश्चन ये वेरी सिलेक्टेड है, बस इनको पढ़ के जाना, ठीक है। कौन सा? गद्य खंड कंप्लीट है आपका, चैप्टर 7 से 12 कंप्लीट गद्य खंड कंप्लीट है। ऐसा एक वन शॉट पद्य मतलब काव्य खंड का भी रख देंगे, ठीक है। तो अपन जल्दी जल्दी आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर है मतलब ऐसे 7वां कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। तो कैप्टन देशभक्त आदमी था, वह चश्मा बेचता था, इसलिए वह नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर अपनी ओर से कोई ना कोई एक चश्मा लगा देता था। यदि किसी ग्राहक को मूर्ति की आंखों पर लगा फ्रेम पसंद आता था तो वह उस फ्रेम को उतार कर उस ग्राहक को दे देता और फिर दूसरे फ्रेम का चश्मा उस मूर्ति पर वापस लगा देता। ऐसा करता था क्योंकि देखो इसमें एक पॉजिटिविटी भी है, वैसे देशभक्ति है नो डाउट, और फिर कुछ लोगों को नेताजी के ऊपर लगा हुआ चश्मा पसंद आता था तो इससे इसके चश्मे भी बिक जाते थे। लेकिन ये सब आपको नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है देशभक्त व्यक्ति है, ठीक है, देशभक्ति अपन को दिखानी है और ये वाकई देशभक्त व्यक्ति है वरना कौन चश्मा इतना चढ़ाता है ऊपर मेहनत करता है, ठीक है। लेखक सरकंडे के चश्मे से इस कहानी में क्या संदेश देना चाहता है? सरकंडे के चश्मे के माध्यम से इस कहानी में क्या संदेश देना चाहता है? तो लेखक सरकंडे के तुच्छ चश्मे से लेखक ने एक महान संदेश, वैसे सरकंडा का चश्मा कितना भाई हल्का सा ही होता है, लेकिन संदेश बहुत भारी हो गया, संदेश महान संदेश दिया है कि देश निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। ये साथ ही ये भी बताया है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार, अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस बंदे की इतनी पावर है, क्षमता है कि चश्मा चढ़ा सकता है, क्योंकि चश्मे का काम बेचारे इतनी कैपेसिटी है। तो अपन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग भी अगर अपन काम करें तो भी अपन अपने देश के लिए अपने कर्तव्य निभा सकते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी दान पुण्य छोटा नहीं होता। 1 रुपया का भी आप काम कर रहे हैं तो देश, अगर देश के लिए कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ये संदेश जाता है। फिर जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मन में, या मानस पटल का मतलब है मन में, माइंड में, मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा जब तक हालदार को देखा नहीं था। तो जब तक हालदार साहब, सॉरी कैप्टन को, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं, साक्षात का मतलब है आंखों के सामने साक्षात देखा नहीं था, तब तक उन्हें लगता था कि कैप्टन जो है ना वो शायद कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा होगा, तभी चश्मा लगाता है ना, कोई आजाद, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस नेताजी की फौज का क्या नाम था? आजाद हिंद फौज, है ना। तो आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व कोई सिपाही रहा होगा, भूतपूर्व का मतलब पास्ट में कोई सैनिक रहा होगा जो नेताजी की मूर्ति को चश्मे के बिना देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि नेताजी उनके आदमी, उनके मतलब लीडर थे, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज में काम करने वाला व्यक्ति हट्टा कट्टा और स्वस्थ होगा, ऐसा था, लेकिन वैसा वो था नहीं। लेकिन उसके पहले ऐसी इमेज उसके मन में थी जब तक उसको नहीं देखा था। पान वाले का रेखा चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये पान वाला होता है ना, बीच बीच में गोचे करने वाला आदमी है ये, है ना। तो पान वाला जो है काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। समझ लो आप, कैसा इमेजिनेशन करो कैसा आदमी होता होगा, काला भी, मोटा भी, सिर पर बाल भी नहीं, ठीक है। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। वह किसी बात की तय में जाए बिना उस पर टिप्पणी कर देगा, गोचेबाज था ये, चलते ही गोचा ये रही ऐसे बिना किसी का जाने। और आजकल तो ऐसे पान वाले खूब घूम रहे हैं, आपको पता ही है, किसी न किसी आदमी के ऊपर टॉन्ट कसते रहेंगे, अब जबकि उसके बारे में जानते कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही था। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा रहता था, खुद का भी। पान खाने के कारण उसके होठ लाल और कहीं कहीं पर काले पड़ गए थे। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ था जिससे रह रहकर मतलब थोड़े थोड़े समय वो अपना चेहरा साफ करता रहता था। ये पान वाले का मतलब कि चरित्र है। अब ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक से बड़े एक है, इनको पढ़ के चले जाते तो मैं कहता हूं लगभग बेड़ा पार है आपका, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है कि सेना में न रहते हुए भी, मतलब सेनानी न होते हुए भी, या सेना में या मिलिट्री में या आर्मी में ना रहते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे
क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। कैसे भरी हुई थी? एग्जाम्पल, तो वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान कर पाए। सुभाष चंद्र बोस जो है ना, वो अपनी आज़ाद हिंद फौज भी थी उनकी, और स्वतंत्रता के टाइम पर जब हमें आज़ादी मिलाई उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी मानता था उनको, उनकी इज्जत रेस्पेक्ट करता था। इसलिए तो कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। चश्मे बेचने वाला कैप्टन उस मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था, क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत मतलब हर्ट करती थी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। यार कैप्टन है, क्योंकि ऐसा देशभक्ति वाला काम तो एक कैप्टन, एक सोल्जर, एक सैनिक ही कर सकता है। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या डिफरेंस या क्या अंतर दिखाई दिया? तो हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिला। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, चौकोर, मोटी फ्रेम वाला चौकोर ऐसा। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ है। मतलब पहले ऐसा चौकोर चश्मा होता है ना, वैसा चश्मा था ऐसा, है ना, लेकिन अब गोल चश्मा लगा हुआ है। तो ये चीजें मोटी गोल फ्रेम वाला। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको खुद को फील हो रहे हैं वाकई इंपॉर्टेंट है। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले ने कहा, ये कैप्टन चश्मे वाला करता है ऐसा काम। ठीक है, ऐसा क्योंकि इसकी जो पान की दुकान थी उसी चौराहे पर पान की दुकान थी। तो हालदार साहब ने पूछा, नेताजी का चश्मा मैंने पहले देखा था, ये चौकोर था, अब गोल है, ये बदल कैसे जाता है? तो उसने कहा कि वो कैप्टन है ना, वो चश्मा ऐसे बदलता रहता है। ये उन्होंने जवाब दिया। अब एक है कि सेनानी नए होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, या फिर नेताजी का चश्मा पाठ के आधार बताइए सेनानी नए होते भी चश्मा वाले कैप्टन क्यों। ये सर क्वेश्चन अपने पहले ले चुके, वही है, लेकिन बड़े में भी अगर थोड़ा बहुत आ जाता है तो उसको लिख देना कि सेनानी नए होते चश्मे वाले कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। चश्मे वाले न तो सेनानी था, नहीं नेताजी का आदमी था, साथी था, फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत सम्मान करता था। सुभाष चंद्र जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत होता था, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। देशभक्तों के प्रति उसके आदर, प्रेम, समर्पण को दर्शाता था, और इसी भावना से देखकर लोग बाग उसको, तो सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा मैंने बड़े में लिख दिया, बाकी कोई वो नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को क्यों निहारते थे? तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को इसलिए निहारने का मतलब देखना, निहारते थे क्योंकि मूर्ति का चश्मा बदलता रहता था। वो सोचते यार ये क्या बात है, ठीक है, कभी गोल, कभी चौकोर, तो कभी लाल पर चश्मा जरूर होता था, है ना, कभी लाल पर चश्मा जरूर होता था। हालदार साहब की धूल भरी यात्रा के ये क्षण आश्चर्य तथा प्रसन्नता से भरे होते थे। मतलब वो सोचते थे कि हालदार साहब की ये जो पूरी यात्राएं हैं वो मतलब ये सोचते थे हमेशा ही कि यार ये क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज देखते थे क्योंकि चश्मा हमेशा बदला रहता था, इसलिए हमेशा निहारते रहते थे। अगला चैप्टर बाल गोविंद भगत वाला है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? आपको पता है बाल गोविंद भगत अलग ही तरह का आदमी है। बाल गोविंद भगत कमजोर, असहाय, बीमार और गरीब इस आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। मतलब ये कहते थे कि समाज में जो गरीब हैं, जो दीन दयालु हैं, जो दुखी हैं, गरीब है ना, वो हमेशा प्यार ज्यादा करता है, वो हमेशा लोगों का प्रॉब्लम समझता है, उसको ये जो स्नेह का पात्र मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है, और हमें भी उनके मन में बहुत प्यार है और हमें भी उनके प्रति प्यार और सम्मान होना चाहिए। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के विलक्षण, तो इसमें ध्यान रखना चैप्टर जो है ये क्या पूछा क्वेश्चन में आपको, ये कह रहा है कि बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसके अंदर जो है बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मनुष्यता का मतलब ह्यूमैनिटी, और लोक संस्कृति मतलब ये लोगों का जो कल्चर है, भाई जैसे कोई मर जाता है तो कितना दुख करते हैं वगैरह वगैरह, और सामूहिक चेतना जो मतलब सोशल वेलफेयर का जो काम करते हैं उसका प्रतीक है। वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। ये सब इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत को दिखाया गया है कि भाई वेशभूषा पहन ली है ना, उससे कोई सन्यासी बाबा थोड़ी बन गया। मन में और दिल में इंसानों के प्रति मानवीयता वो होनी चाहिए, वो असली सन्यासी है। ऐसी बातें सब इस चैप्टर में निकल के आती है। बाकी ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सामाजिक रूढ़ियां कौन सी है?
जो हमारे सोशल अभी शुरू से हमारे समाज में चल रही है, कुछ ऐसी नीतियां जो लोग मतलब उसको मानते हैं, उनके ऊपर प्रहार किया गया है, मतलब ये एक व्यंग्य कटाक्ष किया गया है, ठीक है ना। तो बाल गोविंद भगत बेटे की मृत्यु पर तल्लीनता से गाते रहे, आपको पता है गाते थे। बेटे की चिता मतलब डेड बॉडी, चिता को स्वयं आग न देकर पतोहू, इनकी वाइफ है, पतोहू इनकी वाइफ का नाम है, उनसे दिलवाई। और श्राद्ध की अवधि पूर्ण होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर, ये बुला कर लेना, वो नहीं है, बुलाकर पतोहू को मायके भेज दिया, मतलब उसके पीहर, और कहा था कि इसका दूसरा विवाह करा देना। किसका? जो उसके बेटे की मतलब वाइफ थी, बहू। बाल गोविंद ऐसी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पाखंड मानते थे। प्रस्तुत रेखाचित्र ऐसी रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। वो कहते थे कि अब जो मर गया उसके पीछे रोना धोना ये वगैरह वगैरह, आजीवन शादी नहीं करना, ऐसा क्यों? वो ऐसे कहते थे इसको यहाँ से ले जाओ और दूसरी शादी कर दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, अब जो हो गया ना सा तो हो गया। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया, विस्तार से समझाओ। तो खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत साधु जैसा ही जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, क्योंकि सरलता, सत्यनिष्ठा, कर्मशीलता, परोपकार, ईमानदारी, इनमें कोई दो चार नाम लिख देना, निस्वार्थता, सामाजिक आकर्षणों में निर्लिप्तता, काम, क्रोध, मोह और लोभ से परित्याग, ये सब काम थे। तो सीधी सी बात है वो साधु थे। और क्या है, कोई लालच नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, आराम से मस्त रहना। तो मतलब ये सब सच्चे साधु की पहचान है, जो ये करते थे, खेतीबाड़ी करते, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते। ये सभी गुण बाल गोविंद भगत में थे। इसलिए सांसारिकता के त्याग और पूजा अनुष्ठानों के आडंबर से ही, कोई ये कहते थे कि जो सांसारिकता के त्याग का मतलब है जैसे घर छोड़ दिया, फिर पूजा पाठ करने लगे, अनुष्ठान करने लगे, अनुष्ठान मतलब यज्ञ वगैरह, और तरह तरह के आडंबर, अलग अलग पहनावा, बहुत ज्यादा बाल बढ़ा लिए वगैरह वगैरह, बस मालाएं पहन ली, बोले इनसे कोई वो नहीं होता, ये सब करना कोई जरूरी नहीं है, इनसे साधु नहीं बन जाता। इसी कारण भगत जी ग्रस्त होते हुए भी एक सच्चे साधु थे, मतलब घर में ही रहते थे, पूरे घर में ही रहते थे, अपना काम करते थे और सच्चे साधु थे। क्योंकि वो कहते थे घर छोड़ने से ये सब करने से कोई साधु थोड़ी बन जाता है, यहां से साधु होना चाहिए, ठीक है। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस पद को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत के अनुसार अपन को बताना है। तो इसका मतलब क्या है, ये इतना सा क्वेश्चन समझ जाना आप, कि भगत जी सच्चे अर्थों में कबीरपंथी साधु थे। वे मृत्यु को ईश्वर मिलन का अवसर मानते थे, मतलब मृत्यु को गलत नहीं मानते, भाई मर गए तो मर गए, बोले इसमें आत्मा है ना वो ईश्वर से मिली है, बोले तो ध्यान रखें, वो मृत्यु को ईश्वर मिलन मानते थे। विधवा बहू की भगत ने ऐसा क्यों कहा, ये अच्छा सुनो, ये यहां से क्वेश्चन टूट गया है, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ये यहां से क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाली बात है ना, जो यहां से टूटी है, यहाँ आई, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, कि बाल गोविंद विधवा बहू की बाल गोविंद भगत है ना, ये आगे पीछे हो गया, बाल गोविंद भगत ने विधवा बहू को ऐसा क्यों कहा, ये चीज है, ठीक है ना। तो वही चीज हो जाएगी कि ईश्वर मिलन को अवसर मानते थे, और युवा अवस्था देखकर उसके भाई को, अब उन्होंने कहा था कि भाई चलो ठीक है, बेटा तो चला गया, युवा अवस्था में चला गया, लेकिन अब ये तो ईश्वर का मिलन है। देखो आंसर कहां से लेना, यहां तक, उसके बाद में यहां से, तो युवा अवस्था अभी तो उसके बेटे की बहू की, तो युवा अवस्था देखकर कहा कि इसकी उम्र छोटी है, इसको अभी दूसरी, उसके भाई को बुलाया, कहा कि इसको शादी, इसको जो है यहां से ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो, ठीक है। तो बहू ने कहा कि आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, लेकिन उनका निर्णय अटल था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अटल का मतलब है फिक्स था कि नो, मैं बदलूंगा नहीं, आप यहां चले जाइए। जबकि उस बहू ने तो कहा था कि आप मुझे अपने घर में ही रख लो, मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उनका निर्णय अटल था। अटल का मतलब जो कभी बदले नहीं, कह दिया सो कह दिया, वहीं पर फिक्स रहे। लेखक बाल गोविंद भगत के आधार पर क्या संदेश देते हैं, तो देखो इस, या फिर ऐसा आ सकता है कि बाल गोविंद भगत जो ये कहानी है आपको क्या संदेश देती है, क्या मैसेज देती है। तो लेखक ने इस पाठ के आधार पर यह बताया है कि साधुत्व का पालन गृहस्थ जीवन में भी निभाया जा सकता है। ऐसा नहीं घर बार छोड़ो, गृहस्थ आश्रम में भी, घर में रहकर भी निभाया जा सकता है। व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना तथा मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति साधु हो सकता है। ये बात मतलब जो पाखंड करते हैं लोग, घर छोड़ देते हैं, ड्रेस अलग अलग पहनावा कर लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, उनसे, और जबकि मन में कुछ और ही चल रहा है, तो वो सच्चे साधु नहीं है। अपने घर में रहकर भी एक साधु लाइफ जी जा सकती है। किसी के प्रति हमेशा आप सच्चा प्यार मतलब हमेशा रखो, सभी लोगों के प्रति भावनाएं आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी का बुरा भला नहीं कहें, अपन कोई मोह माया लालच नहीं होना चाहिए, सब ठीक है। जीवन के प्रति मोह माया व्यर्थ है। इंसान को अपनी मुक्ति है तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, भगवान से प्यार करो। लेखक इस पाठ के माध्यम से एक और बात भी समझाना चाहते हैं
कि पाखंडी साधुओं से दूर रहना चाहिए तथा जो समाज को सड़ी गली मान्यताओं से मुक्त कराए, समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करे, उन्हीं को सच्चा साधु मानना चाहिए। भाई जैसे कोई चला गया तो रोने धोने, या फिर कुछ लोग तो पहले की परंपराएं थी, आपको पता है सती प्रथा जैसी कि साथ मर भी जाती थी, तो क्या ऐसा होने से कोई वापस थोड़ी ना आ जाएगा, वो गया ऐसा तो गया। ठीक है, तो ये सब बातें इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन मैंने एक और लिया, इसलिए एक दो लाइन आप कम भी कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, कि राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र जिसका नाम है बाल गोविंद भक्त, ये राइटर का नाम है। बाल गोविंद भक्त के आधार पर भगत का जो चित्रण, चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच, वो क्या है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेकर राम वृक्ष बेनीपुरी ने भगत अर्थात बाल गोविंद के माध्यम से संत चरित्र पर प्रकाश डाला है कि संत का चरित्र, एक संत का, एक साधु का चरित्र, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। बाल गोविंद जो है संत कबीर की भांति भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं। जैसे कबीर, जो कबीरपंथी लोग होते हैं वो भगवान के निराकार रूप को मानते। निराकार का मतलब जिसमें आकार नहीं हो, आकार नहीं का मतलब जिसकी आकार नहीं उसकी मूर्ति कैसे हो सकती है। मतलब कबीरपंथी कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जितने भी होते हैं इन सब की पूजा पाठ को सही नहीं मानते। ठीक है, वो कहते हैं कि ये तो निराकार हैं, जिनका कोई आकार ही नहीं है तो फिर आप मूर्तियां बना के पूज के जा सकते हो, निराकार। ठीक है, उनके अनुसार जो भी है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, और इसलिए अपने खेतों की पैदावार को पहले कबीर मठ पहुंचाते, बाद में प्रसाद स्वरूप जो मिलता वो ग्रहण करते। कबीर मठ जो है वहां पर अपनी पूरी खेती बाड़ी, वहां पर जो भी दान वहां पहुंचाते, उसके बाद में प्रसाद वापस जो मिलता प्रसाद स्वरूप वो रख लेते। बस उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु पर सभी क्रियाक्रम पुत्रवधु से करवाए, क्योंकि समाज में प्रचलित मान्यताओं को वे नहीं मानते थे, वरना तो पिता खुद करते लेकिन नहीं करे। पुत्रवधु को पुनर्विवाह के लिए भी कि आप दूसरी शादी कर लो, उसके लिए उसको मायके भेज दिया। वे निजी स्वार्थ है तो कुछ नहीं करते, अब चाहते तो उसको वाइफ को वहीं रख लेते कि ठीक है घर में काम ही करेगी, लेकिन नहीं, निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करते। कभी झूठ नहीं बोलते। खराब व्यवहार, खराब व्यवहार का मतलब है कह दिया जो बस बिल्कुल फिक्स है, लोहे की लकीर है वो, ठीक है ना, कह दिया उसी पर रहेंगे वो अटल। किसी से सीधे कहने में संकोच नहीं करते, गलती हो तुरंत उसके मुंह पे ही बोल देते, ना किसी से झगड़ा करते और ना ही किसी से बिना पूछे उसकी चीज को हाथ लगाते। साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते, इसलिए ऐसे थे बाल गोविंद भगत। इस चैप्टर में दिखाया गया है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार बताइए कि नवाब साहब को खीरे खाने की तैयारी करते देख लेखक ने क्या सोचा, उसके मन में कौन सी इच्छा जगी और नवाब साहब के पूछने पर उसने खाने से क्यों मना कर दिया। ये लखनवी अंदाज वाला चैप्टर भी काफी बढ़िया है कि नवाब साहब को खीरा खाने की तैयारी में देखकर लेखक के मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि यह खीरा कितना स्वादिष्ट है। उनका मन भी खीरा खाने के लिए लालायित था, उतावला था, मन हो उठा, परंतु पहले इनकार कर देना, पहले मना कर दिया कि नहीं खाऊंगा, अब मन कर खा लेता है ना। तो पहले इनकार कर देने के कारण आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट की नहीं यार अब तो इज्जत की, पहले तो मना कर दिया अब खा लूं क्या, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और बहाना बनाया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वरना तो खा जाता। अगला क्या है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दो। भाई जो चैप्टर है इस पर नवाब साहब का इस लखनवी अंदाज में क्या मतलब व्यक्तित्व है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है। तो प्रस्तुत व्यंग्यात्मक कहानी के प्रमुख पात्र नवाब साहब के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं हैं, समाई हुई है। वे मिलनसारता से रहित, मतलब कि किसी से मिलना जुलना नहीं करते थे, एकदम नवाबों वाली जिंदगी, मतलब पाखंडी, थोड़ा घमंड वाला व्यक्ति। सन की स्वभाव था, थोड़ा सन की, ठीक है, अक्कड़ दिखाने वाले, झूठी शान शौकात का दिखावा करने वाले, ऊंची दुकान, फीके पकवान, ठीक है। आज के लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बना लेते हैं, है ना, अंदर पढ़ाई का मामला है नहीं, वो वाली चीज है करने वाले। और नवाबी नफासत व नजाकत से पूरित व्यक्ति थे। कोई भी दो चार नाम याद कर लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहीं तक था बस, ये अगला क्वेश्चन है, यहां से ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये कि नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया। मतलब खीरा खाने योग्य नहीं था, लेकिन नवाब साहब ने उसको कैसे खाने योग्य बना लिया। तो नवाब साहब ने खीरे को पानी में धोया पहले तो, फिर तौलिया से पोंछा, फिर चाकू से खीरे के सिर काट कर उसे गोद कर झाग निकाला, फिर बड़ी सावधानी से उन्हें छीलकर फांके जानते हो, ऐसे पार्टीशन में उसकी बनाना, ठीक है। फांकू करीने से, मतलब बड़े तरीके से तौलिए पर सजा कर उन पर जीरा नमक मिलाया और मिर्च छिड़कर खाने, मतलब ये सब घमंड को दिखाते हैं कि हम नवाबों वाली जिंदगी जीते हैं, हम राजाशाही हैं, ऐसे खाते हैं हम खीरे को भी, ठीक है ना। तो ये सब नवाब साहब ने जो है पाखंड नाटक किए। लेखक ने क्या सोचकर
सेकंड क्लास का टिकट लिया था, या फिर लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया? लखनवी अंदाज पाठ क्या था बताओ। तो लेखक ने भीड़ से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के विचार है, विचार से ही सेकंड क्लास का टिकट लिया था, क्योंकि सेकंड क्लास में भीड़ नहीं होती है, टिकट बुक हो जाएगी आराम से, खिड़की वाली सीट मिल जाएगी, सब कुछ, वो पूरी सब कुछ देखने के लिए, ताकि थोड़ा एकांत माहौल मिल जाए, शांत माहौल। लोकल डिब्बों में वैसे बैठ जाऊंगा तो फिर भीड़ रहेगी, कुछ सोच नहीं पाऊंगा, है ना, क्या पता सीट भी मिले कि नहीं मिले। फिर है लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता, मतलब ये जो शीर्षक का मतलब है, जो लखनवी अंदाज हेडिंग रखी गई चैप्टर की, ये कहां तक आपको सही लगती है? तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के साथ यात्रा करते हुए एक लखनवी नवाब की बनावटी जीवन शैली, बनावटी मतलब पाखंडी, ज्यादा मोटा ताजा बना के दिखाना, बाकी इतना मामला है नहीं वहां, ठीक है ना, वह उसके व्यवहार को दर्शाया गया है। नवाब साहब द्वारा लेखक के आने पर उनके प्रति उपेक्षा दिखाना, बड़े सलीके मतलब तरीके से खीरे को काट कर उस पर नमक मिर्ची बुरकना, लेखक को खीरा खाने के लिए पूछने पर उनके द्वारा खीरे से मैदा आमाशय कमजोर करता है कहकर मना करना, खीरे को उठाकर केवल उसे सूंघ कर उसके रसास्वादन का अनुभव करना, ऐसे सूंघ के हाँ के रस है उसमें, और फिर खीरे को फांकों में रेलगाड़ी की खिड़कियों से बाहर फेंक देना, ये सब कार्य उनके सामंतशाही बनावटी जीवन शैली को ही दर्शाता है। अतः दिए गए पाठ के शीर्षक लखनवी अंदाज अपने विषय वस्तु के आधार पर सही है कि बिल्कुल लखनवी अंदाज ये ठीक है, सही बैठता है, क्योंकि ये घमंड, ये पाखंड को दिखाता है, जो बनावटी बातें हैं, बाकी ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपने, मनु भंडारी वाला चैप्टर है, ठीक है ना, वेरी इजी। कि मनु भंडारी का पहला क्वेश्चन मैंने मनु भंडारी का जीवन कृत्य, मतलब इसकी जो पूरा लाइफ का क्या क्या है वो पूरा ले लिया, तो लगभग चैप्टर इसमें कवर हो जाता है मनु भंडारी में। यानी कि ये यूं है कि मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में एक जगह पर थी, वहां पर हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई, राजस्थान अजमेर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। स्वतंत्र तो हिंदी कथा साहित्य, मतलब हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी को माना जाता है। इससे मान लो कि हिंदी साहित्य की, ये अपने ओन वर्ड्स लिख सकते हो कि हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हिंदी साहित्य की जनक एक तरीके से, मतलब हिंदी साहित्य में जो है मनु भंडारी को मतलब इनका प्रमुख योगदान है, ऐसे लिख सकते हो आप। इनकी कहानियां हो या फिर उपन्यास हो, इनकी चाहे कहानियों की बात हो चाहे उपन्यास की बात हो, उपन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं नॉवेल या स्टोरी, कोई सी भी हो, भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है इनकी कहानी और उपन्यास में। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। देखो स्त्री खुद है, तो स्त्री की तो सीधी सी बात, स्त्री मन की प्रॉब्लम्स और सब बातें इनसे देखी जा सकती है। इन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास व आत्मकथा लिखी है, ठीक है। इनके इसके अतिरिक्त तो उन्होंने फिल्म और टेलीविजन धारावाहिक जो होते हैं ना, सीरियल जिसे बोलते हैं, उनमें भी कुछ पटकथाएं, मतलब कुछ स्टोरियां इन्होंने जो है लिखी है। इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 2021 को हो गई थी। महादेव वर्मा, सॉरी वो मनु भंडारी जो है, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर है कि मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श न बन सकी, क्यों? तो देखो मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि लेखिका अपनी अनपढ़ मां को असहाय और मजबूरी का प्रतीक मानती थी, कि मतलब आज असहाय या मजबूरी का प्रतीक है तो मेरी मां है, अनपढ़ मां है। लेखिका इस दृष्टि में ऐसा त्याग नारी के कमजोर और प्रभावहीन व्यक्तित्व का परिचय, कहते हैं कि ये अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है नहीं, वरना ये जो है कुछ मतलब कर सकती थी, तो ऐसा कोई जरूर नहीं होता है। आप इससे आप नारी को क्या कमजोर मान रहे हो? तो इस वजह से है ना, मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी वो लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन पाई क्योंकि वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और इस वजह से वो वाली। तभी तो कहते हैं ना, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षित नारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। शिक्षित नारी होने से जो है बहुत फायदा है, एक पूरा परिवार पढ़ता है उससे। ये कहानी, एक कहानी ये भी, ये कविता है, पार्ट जो ये जो मतलब ये जो चैप्टर का नाम है ना, ये कहानी, एक कहानी ये भी, पार्ट जो है वो मनु भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया। स्पष्ट करो, याद कर लेना। कैसे? कि मनु भंडारी बचपन में एक साधारण सी लड़की थी, लड़की की भांति अपने परिवार में बहन भाइयों तथा पड़ोसी बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल घर में ही खेला करती थी, ठीक है। लेकिन वयवर्दी के साथ ही अनेक उनके व्यक्तित्व में थोड़ा धीरे धीरे फिर प्रभाव पड़ा, ठीक है। मतलब जो उनकी लाइफस्टाइल है, उनका पर्सनैलिटी है, थोड़ी फिर धीरे धीरे चेंजेज हुई और साधारण सी लड़की को असाधारण बना दिया। असाधारण का मतलब है जैसे अगर आप पढ़ रहे हो भी,
नॉर्मल बच्चों के साथ सबके साथ खेलते हो, कल को बहुत आगे बढ़ जाओगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे या फिर किसी मंत्री बन जाओगे वगैरह वगैरह, तो वो फिर आपके बारे में क्या हो जाएगा कि एक साधारण सा बच्चा असाधारण बन गया, वो चीज़ है। ठीक है, वे घर में पिता के साथ होने पर दो राजनीतिक बहसों को सुनकर जहां देश और समाज के प्रति जागरूक बनी, वहीं प्रोफेसर शीला अग्रवाल का संपर्क पाकर, मतलब ये चीजें हैं कि इसके पिताजी थे ना, मनु भंडारी के पिताजी, वो पॉलिटिक्स में थे। आप प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं होती हिंदी लैंग्वेज, अपने मन से लिख सकते हो कि इनके जो पिताजी जो राजनीति में थे, तो ये जो हैं मनु भंडारी, कभी कभी मीटिंग्स वगैरह होती थी ना भाई, पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ में तो चलते ही कोई छोटी मोटी मीटिंग वगैरह होती है, तो उन मीटिंग के अंदर ये भी जाती थी, तो वहाँ पर लोगों को, समाज को देखती थी, ये चीज़ें भी है, तो थोड़ा इनको जो है ना। और फिर उसके बाद प्रोफेसर शीला अग्रवाल का भी इनको संपर्क हुआ, तो फिर एक क्रांतिकारी और थोड़ी विद्रोही टाइप बन गई। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि एक कहानी ये भी आपको क्या मैसेज देती है, तो एक कहानी ये भी हमें कई संदेश देती है। पहला संदेश तो ये देती है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलनों में स्त्री पुरुष की बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए, ये बात है। मतलब चाहे कोई सा भी स्वतंत्रता, फ्रीडम का माहौल हो, चाहे पॉपुलेशन जो मूवमेंट करते हैं, जन आंदोलन जनता जो मूवमेंट करती है, उन सब में क्या कहते हैं कि महिलाएं आंदोलन नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती, तो कमजोर होती, घर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें स्त्री पुरुष की बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए। एक संदेश तो मैं इस कहानी से ये मिलता है। दूसरा ये मिलता है कि माता पिता को संतान के व्यक्तित्व विकास में किसी भी तरह से बाधक नहीं बनना चाहिए, और संतानों को भी अच्छी परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों से अलग नहीं होना चाहिए। ये है माता पिता के साथ में भी ऐसा नहीं कि अपन माता पिता पढ़े लिखे नहीं तो अपन उसको अलग भावना से देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी उनसे सीखें और वो हमें सिखाए। ये हमें हमेशा ध्यान के रखना है, चाहे माता पिता कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, हमें हमेशा ध्यान रखना है। बाकी इस आत्मकथा का मतलब है ये एक कहानी, ये भी इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना ठीक है ना, ये शायद आत्मकथा है जो है, इसमें आपको रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इस आत्मकथा में लेखिका ने जो पिता है उन्होंने रसोई को बटियार खाना, भट्टी जानते हो ना भाई, चीज वही है, खाना बनता है भट्टी में, खाना बनता है चूल्हे पे, खाना बनता है, वो वाली चीज है। तो ऐसा आपको याद भी रह जाएगा कि रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा या इसलिए संबोधित किया क्योंकि भटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है। शादी ब्याह में भट्टियां चलती रहती है। तो वैसे ही भटियार खाना में खाना पकाना चलता रहता है। रसोई घर में भी व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ नष्ट नहीं हो जाती। इसलिए लेखिका के पिता अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वे उन्हें चूल्हे चौके के काम से हटाकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए, उपेक्षा का मतलब है आलोचना, ऐसा विरोध सा करते हुए उन्होंने भटियार खाना कहकर संबोधित किया। भट्टी है, पूरे दिन खाना बनता रहेगा, लेकिन मैं मेरे बच्चों को सिर्फ या लड़कियों को सिर्फ इस भट्टी से दूर करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं सिर्फ यही काम करे, लड़कियां और भी बहुत कुछ काम कर सकती है। चूल्हे चौके काम हटा के मैं कुछ और कराना चाहता हूँ। ये अगला चैप्टर आपका सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है मुंह से फूंक। ये सबसे, ये एमसीक्यूज तैयार है आपका, ये एमसीक्यूज आ गया क्या आ जाएगा। ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखें। एमसीक्यू जाएगा, क्या आएगा कि सुशिर वाद्य जो हैं वो बजाए जाते हैं मुख से, मुंह से फूंक देकर बजाए जाने वाले को सुशिर बोलते हैं, या फिर तार बजाने वाले को सुशिर बोलते हैं, या फिर ऐसे पीट के बजाने वाले सुशिर बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सुशिर का मतलब है जिसको फूंक देके बजाए जाते हैं। कल को आप गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करोगे तब भी आप सारे वाद्य यंत्र पढ़ोगे, कम से कम 50 प्रकार के वाद्य यंत्र, 40 प्रकार के, 30 प्रकार के, हर तरह से वाद्य यंत्र पढ़ेंगे अपन आगे कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे। वैसे अपने एमयू क्लासेज वाले चैनल के ऊपर आप मैंने वाद्य यंत्र पढ़ा रखे, यहाँ पढ़ भी सकते हो, वही चीज है। तो सुशिर वाद्यों के मतलब है मुख से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशिर वाद्य कहते हैं। ये वाद्य छेद वाले और अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं। मतलब जैसे कि ऐसा एक बांसुरी नहीं होती, हाँ ये लिखा हुआ है ना, बांसुरी, शहनाई, नागेश्वरम, बीन आदि, ये सब जो होते हैं ना, ये आपने देखा होगा ऐसी कोई नली होती है, इसमें छेद होते हैं और एक अंदर से खोखली होती है। ये सारे के सारे जिसको फूंक देके बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य होते हैं। लाइक एग्जांपल बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, बीन। बीन भी तो होता है ना, सांप वाली बीन बजाते हैं। ये सब नाड़ी या रीड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाड़ी या रीड में आगे एक सेंटेंस लूंगा, रीड क्या है, ये क्वेश्चन में लिया है।
नाड़ी या रीढ़ से युक्त वाद्यों को नए कहा जाता है। सारे एमसीक्यूज है ये। नाड़ी या रीढ़ से युक्त वाद्यों को नए कहा जाता है। नाड़ी या रीढ़ क्या होती है, आगे क्वेश्चन लिया है मैंने, चिंता न करें बताऊंगा। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से शाहने, शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई, क्योंकि सबसे इन जितने भी है ना, शहनाई, नागसुरम, बीन और बांसुरी, सबसे सुंदर आवाज, बहुत अच्छी जो कानों को सुहाती है, वो शहनाई होती है। तभी ब्याह शादी में ना शहनाई बजाओ, तो शहनाई की जो है वो बड़ी मधुर आवाज होती है, इसलिए शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है। टाइटल, उपाधि का मतलब होता है टाइटल इंग्लिश में, ठीक है। उपाधि दी गई है क्योंकि वाद्य सभी सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह भी क्वेश्चन आ जाए कि सभी सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य कौन सा है, तो शहनाई, ठीक है ना। ये सारे एमसीक्यू जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, यहां भी आ सकता है और यहां भी। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला है काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है, संक्षेप में बताइए। और ये रीड, मैंने कहा रीड या ये तो यहाँ मैंने वर्ड यूज किया था रीड या नाड़ी, तो रीड या नाड़ी बता दूंगा, अभी चिंता न करें। मैंने कहा ना सब लिए, बहुत गजब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ के चले जाओगे, सीधे सीधे छपने वाले हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है, ठीक है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में अलग अलग मजहब, मजहब का मतलब होता है धर्म और तहजीब के लोग रहते हैं। धर्म और जाति धर्म के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। सबकी अपनी बोली है, सबका अपना उत्सव है, सबका अपना त्योहार है, सबके अपना संगीत है, सबका अपना सेहरा बना और अपना नोहा है, ठीक है ना, शादी ब्याह में जो होते हैं। तो ये सब चीजें, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है, अलग जाति के लोग रहते हैं काशी में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है कि रीड क्या है। रीड, तो रीड की अगर अपन बात करें तो रीड शहनाई को बजाने के काम में आने वाला एक उपकरण है। शहनाई बजाओगे तो जैसे आपने देखा गिटार नहीं होता, गिटार को भी ऐसा हाथ में कुछ जैसे लेके बजाते हैं, तो वैसे ही शहनाई को बजाने में भी वैसा एक ये उपकरण है, रीड या नाड़ी, जो शहनाई का एक भाग होता है, जिसे ज्यादा गीला होने पर शहनाई से अलग कर बदल दिया जाता है, ठीक है। यह सोन नदी के किनारे पाई जाने वाले नरकट नामक घास से बनाई जाती है। हो गया एमसीक्यूज फिर तैयार कि जो नाड़ी, पहली बात तो रीड या नाड़ी क्या है, तो कह दिया साहब शहनाई को बजाने के लिए, एमसीक्यूज तैयार हो गया। इसी से एमसीक्यूज बनेंगे, क्या बनेंगे कि नाड़ी या रीड क्या है, तो शहनाई को बजाने के लिए जो काम आने वाली चीज है वो रीड या नाड़ी है। और ये दूसरी बात, रीड या नाड़ी जो हैं ये शहनाई का पार्ट है क्या, अलग से शहनाई का पार्ट है। ज्यादा गीला होता है इसको हटा लिया जाता है, चेंज कर लिया जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि जो शहनाई या नाड़ी है ये बेसिकली बनती किससे है, तो ये बनती है, पहली बात तो रिवर का नाम है सोन रिवर, सोन नदी, इसके किनारे पर पाई जाने वाली घास है नरकट नामक घास, उससे बनाते हैं इसको, ध्यान, नरकट नामक घास से बनाते हैं। एमसीक्यू तैयार है। रीड अंदर से पोली होती है, वो तो अपन देख लेता, बांसुरी टाइप होती है, जिसके शहनाई को फूंका जाता है, इसमें शहनाई को फूंका जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है नौबत खाने में इबादत पाठ का सारांश संक्षेप में लिखो, या फिर नौबत खाने में इबादत पाठ में किसके जीवन चरित्र का पर प्रकाश डाला गया बताइए। तो देखो लेखक यतीन्द्र मिश्र, आपको पता है नौबत खाने में इबादत, इसके राइटर कौन है, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित है ये चैप्टर, नौबत खाने में इबादत। इसके प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम अमीरुद्दीन भी है, ये भी आ सकता है। अमीरुद्दीन किसका नाम है, तो बिस्मिल्लाह खां का है। इनके जीवन पर आधारित ये पूरा व्यक्ति चित्र है, मतलब ये चैप्टर आपसे पूछ रहा है कि नौबत खाने में इबादत, ये जो पार्ट है इसका मेन भाव क्या है, मेन अर्थ क्या है, ये समझ लेते हो ना, तो पूरा चैप्टर तो वैसे ही समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं कि इनमें सब कुछ क्वेश्चन मिक्स है, पूछेगा तो भी इस बीच में से पूछने वाला है, ठीक है ना। तो देखो उनके जीवन पर आधारित व्यक्ति चित्र है। खां साहब का मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था, डुमराव, तभी तो डुमराव, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डुमराव गांव का संबंध कहां, मतलब किससे है, तो शहनाई से, क्योंकि वहां पर शहनाई वादक रहते थे बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना, इसीलिए डुमराव गांव से क्वेश्चन भी एमसीक्यू तैयार होता है। ये ध्यान रखना कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पर, डुमराव, या फिर डुमराव का संबंध किस से है, तो शहनाई से है, क्योंकि वहां पर शहनाई बजाने वाले शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। छोटी उम्र में नाना के घर काशी आ गए और उन्होंने वहां पर शहनाई वादन की तालीम मतलब शिक्षा, वहां से इन्होंने एजुकेशन लिया, प्राप्त की। बतुलन बाई के संगीत रियाज को सुनकर उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू वापस कि किसकी प्रेरणा से बिस्मिल्लाह खां ने संगीत का रियाज करना जानते हैं ना, जो जिस प्रैक्टिस इज लाइक,
तो सुनकर तो वो सीखने की प्रेरणा किनसे मिली, तो रसूलन बाई और बतूलन बाई से इनको प्रेरणा मिली। ठीक है, ये जीवन भर खुदा से एक सच्चा सुर मांगने की प्रार्थना करते रहे। ये भी एमसीक्यू जा सकता है, जीवन भर खुदा से क्या मांगा कि मुझे एक अच्छा सुर मिल जाए। सुर मतलब जो गाते हैं आवाज, सुरीली आवाज, सुर मिल जाए। उनके जीवन में मुहर्रम का विशेष महत्व था। आपको पता है मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है मुस्लिम धर्म में, बहुत ही पवित्र महीने में और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। और मुस्लिम होते हुए भी गंगा जमुना संस्कृति की तर्ज पर बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन बालाजी के परम भक्त थे। इसीलिए तो क्या नाम बिस्मिल्लाह खां को जो है मतलब सभी धर्मों को आपस में जोड़ के रखने का इनका मतलब माना जाता है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। इस प्रकार मतलब हमें भी देखो, हमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, सभी हम एक ही हैं। ठीक है ना। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां का संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम संस्कृति और संगीत साधना को समर्पित रहा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किनके अंतर को स्पष्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता, सुई और धागा, यहां पर सुई और धागा मतलब संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है। इन दोनों के आविष्कार करने की शक्ति अथवा मूल प्रेरणा को संस्कृति और आविष्कार को सभ्यता कहा है। ध्यान रखें कि इन दोनों के जो आविष्कार करने की शक्ति है या फिर मूल प्रेरणा को तो कहा है संस्कृति, और आविष्कार का मतलब इनकी खोज करना, उसको कहा है सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान, सुई, आग और सुई धागे, आग और सुई धागे कि आग का जो आविष्कार हुआ, भाई आज सोचो कि आग जो है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आग का आविष्कार करना बहुत बड़ी देन है आज हमारे समाज को, पूरे देश को, पूरे संसार को। आग से बहुत कुछ आप समझ पा रहे हो ना, कितना यूज है आग का। ठीक है, वही चीज है। वैसे इन्होंने ये कहा है, अर्थात आत्म विकास की भावना संस्कृति है और आत्म विनाश की भावना असंस्कृति, ये भी बात कही है। हालांकि मैंने नीचे ले ली बात, आप यहां तक कर लेना इसको तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना, ये लाइन नीचे अपन अलग से क्वेश्चन आएगा कि लेखक ने संस्कृति किसने कहा, असंस्कृति किसने कहा। ये दोनों में फर्क है। सुई धागे वाले, आग और सुई धागे की बात समझ में आ गई कि इन्होंने, लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देखकर संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। संस्कृति हमारा कल्चर है, सभ्यता हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, वो हमारी सभ्यता है। अब यहां पर संस्कृति किसे का, असंस्कृति किसे का। ए का मतलब होता है संस्कृति का ना होना, जिसमें ए जुड़ जाए वो हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। मैंने कहा समान मतलब इक्वल, मैंने कहा असमान नॉट इक्वल, जहां पर ए लग जाता है नॉट का इंडिकेशन है। लेखक ने मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर किसी नए तथ्य की खोज करने की योग्यता को संस्कृति का है। मानव कल्याण मतलब ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रखते हुए, सोशल वेलफेयर का काम करते हुए हमें किसी तथ्य की अगर खोज करते हैं, जैसे लाइक आग, हमने सभी इंसानों का फायदे के लिए आग की आज खोज की, तो कितना यूज है, खाना पकाने में हर जगह यूज है। लेकिन मानव का एक कल्याण के करने की भावना जो खोज की जाती है, जैसे कि बम हो गए, एटम, हालांकि ये हर कोई कंट्री कर रहा है लेकिन गलत है। इसकी खोज करना कि ये जहां भी गिरेंगे मानवों का तो नाश होना है, तो वो असंस्कृति है। ठीक है, तो मानव कल्याण को अगर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या ह्यूमन वेलफेयर को ध्यान में रखते अगर आप काम कर रहे हो, तब तो है वो आपकी संस्कृति। लेकिन अगर आप इंसानों का या मानव के खिलाफ कोई काम कर रहे हो तो वह असंस्कृति। ठीक है ना, ध्यान रखें। अगला है, निबंध संस्कृति में व्यक्त विचारों को स्पष्ट करो, या फिर लेखक का नाम है भदंत आनंद और कौशल्यायन के निबंध संस्कृति। निबंध का नाम क्या है, संस्कृति। इसका प्रतिपाद्य का मतलब है मेन मैसेज क्या है, मेन भाव क्या है। तो भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखित संस्कृति निबंध एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें सभ्यता और संस्कृति जैसे प्रश्नों की व्याख्या विभिन्न उदाहरणों द्वारा व्यक्त की गई है। उदाहरण कौन से, सुई धागे वाले वो सब। लेखक ने बताया है कि अग्नि व सुई धागे के आविष्कार करने वाला प्रथम संस्कृत व्यक्ति था। अग्नि व सुई धागे का आविष्कार करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो संस्कृत व्यक्ति था। जिस योग्यता, प्रवृत्ति तथा प्रेरणा के बल पर अग्नि और सुई धागे का जो आविष्कार हुआ वह संस्कृति है। आप बताओ, सुई धागे का, जिससे कपड़े सिले जाते हैं, वरना लोग पहले असभ्य रहते थे, कपड़े पहनते ही नहीं थे। लेकिन जब से सुई धागे का इस्तेमाल होने लगा, मशीन बनी सुई धागे से, आप सारे कपड़े सुई धागे से बनते हैं। और आग, पहले कच्चे मांस खाना ये सिखाते थे, लेकिन जब आग बनी, खाना पका के लोग खाते हैं हर जगह, तो मतलब मनुष्यता आई, ये संस्कृति कल्चर है। एक तो यूं ही घूमते जिंदाबाद
लेकिन जब संस्कृति आई, कपड़े बने, खाना पका के खाने लगे तो एक इंसान जैसे लगे। ठीक है, जो वस्तु उसने स्वयं तथा दूसरों के प्रयोग के लिए आवश्यक की वह सभ्यता है। पूर्वजों द्वारा खोज की गई वस्तु का ज्ञान उसकी संतान को सहज ही प्राप्त हो जाता है तो वह संस्कृत व्यक्ति न कहलाकर सभ्य कहलाएंगे। मतलब अगर हमें कहते हैं ना कि भाई ये हमने हमारे दादाजी से बात सीखी थी, ये हमारे परदादाजी से, नाना जी से बात, मतलब ये हमारी सभ्यता है। कैसे कि जो हमने हमारे पूर्वजों से कुछ सीखा अच्छा काम तो हम सभ्य कहलाए। ठीक है, लोग कहते हैं ना वाह ये बच्चा सभ्य है, अच्छा बच्चे हैं। ठीक है, लेखक का मानना है कि मानव संस्कृति को बांटा नहीं जा सकता, इसमें कल्याण ही स्थायी है, वेलफेयर ही काम है, बांटा हुआ संस्कृति को बांट नहीं सकते। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। तो देखो लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया, प्रमाणित किया है, साबित किया है कि व्यक्ति जिस योग्यता, प्रवृत्ति तथा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार हुआ वह तो है संस्कृति, और इस संस्कृति के बल पर उसने अपने तथा दूसरों के लिए जिस आग या सुई धागे का आविष्कार किया वह सभ्यता है। मतलब एक तो यह था कि आप जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, वो अपनी योग्यता से, मतलब क्वालिफिकेशन से, अपने नेचर से किसी चीज की खोज करते हैं, वो तो उस टाइम पर उनकी संस्कृति एक उनका कल्चर है, उनका काम है। लेकिन फिर उसके बाद में पता चला कि यस इसका ये यूज है, ऐसे ऐसे यूज कर सकता है समाज के लोग, वो सभ्यता हो गई कि वाकई उन्होंने सोशल वेलफेयर का काम किया है। ऐसे संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता कौन है, उदाहरण से स्पष्ट करो। देखो प्रस्तुत पाठ के आधार पर मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा और सर्वस्व त्याग की भावना है। भौतिक प्रेरणा मतलब जो हम यहाँ समाज से, हमारे भौतिक से, हमारे फिजिकल से क्या सीखते हैं। ज्ञानेप्सा तो है, पढ़े रहोगे कुछ जानने की इच्छा ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ से क्रिएटिविटी आएगी। और सब कुछ त्याग का मतलब है, जैसा आप पढ़ते हो भी, आपका मन करता है खेलने का, घूमने का, कहीं जाने का, है ना, लेकिन आपने सब कुछ त्याग करके पढ़ाई। तो कोई भी काम करते हैं तो सर्वस्व त्याग करके हमें करना पड़ता है। आग और सुई धागे का आविष्कार की प्रेरणा भौतिक है, चांद तारों के रहस्यों को जानना ज्ञानेप्सा है। ज्ञानेप्सा मतलब ज्ञान की इच्छा। ठीक है, मतलब आग की और सुई धागे की खोज करना भौतिक है, फिजिकल, जो अपने यहां पर बात की, ये इंसानों ने खोज की इसकी। लेकिन चांद तारे तो नेचुरल है, उसको जानना कि कैसे आए होंगे, ये ज्ञानेप्सा है। ज्ञानेप्सा का मतलब है आपकी जानने की इच्छा। ठीक है, तथा कल्याण की भावना के वशीभूत होकर लेनिन, कार्ल मार्क्स, सिद्धार्थ आदि के सदृश परहित के कार्य करना ही त्याग है। जैसे लेनिन, कार्ल मार्क्स, सिद्धार्थ, ऐसे लोग भी हुए हैं, है ना, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर काम किया लोगों के लिए, वो होता है त्याग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाली बात। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और सभ्यता क्या है, एक सभ्य तथा संस्कृत व्यक्ति में क्या अंतर है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो मानव की जो योग्यता, आग और सुई धागे का आविष्कार, तारों की जानकारी तथा किसी महामानव से सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ त्याग कराती है, वह तो है संस्कृति। जबकि हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके और हमारे यातायात के साधन, हमारे लड़ने झगड़ने के तरीके, ये सब हमारी सभ्यता। आप कैसे रहते हो, कैसे पहनते हो, क्या खाते हो, है ना, ये आपका बिल्कुल सभ्यता को इंडिकेट करता है। अपनी बुद्धि अथवा विवेक से किसी नई चीज को गढ़ने अथवा नई तथ्य का दर्शन करने वाला व्यक्ति संस्कृत कहलाता है। जो क्रिएटिव पर्सन होता है ना, वो संस्कृत कहलाता है। और अपने पूर्वजों से उन वस्तुओं तथा तथ्यों को अपना अनायास मतलब ऐसे ही प्रयास करने वाला व्यक्ति सभ्य व्यक्ति कहलाता है। तो देखो इसमें क्या क्या जान लिया आपने, सभ्य भी जान लिया, और इसमें आपने संस्कृत भी जान लिया, इसमें आपने संस्कृति भी जान ली, और इसमें आपने सभ्यता भी जान ली। तो सभ्यता से सभ्य, संस्कृति से संस्कृत, चारों बातें इसमें जान ली है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये था चैप्टर, कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना। अपने आज गद्य खंड को कंप्लीट कर लिया है। आपकी जो हिंदी की गद्य खंड है, गद्य खंड के टोटल चैप्टर नंबर 7 से लेके 12, 6 चैप्टर बने, जो भी बने ये अपने कंप्लीट कर लें, 6 के 6 चैप्टर। और अब जो काव्य खंड का एक वन शॉट और लाऊंगा मैं आपके लिए, है ना, जो भी आज ही आपको मिल जाएगा, काव्य खंड को भी कंप्लीट करना है, ताकि फिर एक बार हिंदी कंप्लीट हो जाए, फिर थोड़ी बहुत व्याकरण वगैरह कर लेंगे, फिर आपके लाइव टेस्ट ले लूंगा मैं, जिसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन रख दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे काव्य खंड में, वो भी ऐसा ही वन शॉट रखूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, पहले इनको पढ़ो, फिर टाइम रहता है तो कुछ और पढ़ लेना। ठीक है ना, ओके।